and welcome back to my YouTube channel. I am clinical psychologist अनम जावेद. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इंसाइट ले सकते हैं कि आप में किसी किस्म का कोई ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर नहीं है. हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में और लास्ट में बात करेंगे कि आप इन ईटिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम में ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर नहीं है. किसी भी मेडिकल इलनेस या फिर मेंटल इलनेस के बारे में इनसाइट होना बहुत ज़रूरी है. हमें एटलीस्ट अपनी बीमारी के बारे में या हमें अपने सिम्टम्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए. अगर हम देखें कि हमारी ईटिंग बिहेवियर्स में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है तो हमें उन बिहेवियर्स पर ज़रूर फोकस करना चाहिए. अगर आपको भी अपने ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में इंसाइट है तो उसका ट्रीटमेंट आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में इसके सिम्टम्स एंड साइंस सेम हो या फिर एक टाइम में वो सारे सिम्टम्स एंड साइंस को शो करे, लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 1 या 2 मंथ्स में आपको वो सिम्टम्स लगातार शो हो रहे हैं तो आपको उनके बारे में रेड अलर्ट हो जाना चाहिए. अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम के बारे में, ऐसे बिहेवियर्स और एटीट्यूड जो हमारे वेट लॉस में, हमारी डाइटिंग में या हमारे ओवर फूड कंट्रोल में हेल्प करते हैं वो हमारा प्राइमरी कंसर्न बन जाते हैं. उसके बाद हम प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं. हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं विद अवर वेट एंड फूड, कैलोरीज, फैट एंड डाइटिंग. हम रिफ्यूज़ करते हैं स्पेसिफिक फूड से, मिल्क नहीं लेते हैं, मीट नहीं खाते हैं, स्पेशली रेड मीट से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं. यूजुअली दे पीपल ट्राई टू मेक देयर ओन फूड. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी फैमिली क्या खा रही है या उसकी फैमिली की ईटिंग हैबिट्स क्या हैं. वो अपने लिए मील खुद प्रिपेयर करते हैं. दे पीपल फील डिस्कम्फर्ट विद द ईटिंग अराउंड अदर्स. उन लोगों को दूसरे लोगों के साथ खाने में बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है और वो अवॉइड करते हैं पब्लिक ईटिंग से. ऐसे लोग यूजुअली मील स्किप करते हैं, लेकिन अगर मील लेते हैं तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन में. फ्रीक्वेंट डाइटिंग करते हैं. डाइटिंग में उनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है. दे आर एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट बॉडी साइज, शेप एंड अपीयरेंस. उनका सारा का सारा ध्यान अपनी बॉडी साइज़ पे होता है, उनकी अपीयरेंस पे होता है. ऐसे लोग बार बार मिरर के सामने जाकर अपनी बॉडी के फ्लॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनकी अपीयरेंस में किस किस तरह के फ्लॉज आ रहे हैं, वो कहाँ से मोटे लग रहे हैं, कहाँ से वो भद्दे लग रहे हैं. ये सब चीज़ें वो बार बार मिरर में फाइंड आउट करते हैं. और ऐसे लोग जिनमें ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं. हाँ, तो अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में. देखिए, मेंटल डिसऑर्डर्स किसी भी पर्सन में डेवलप हो सकते हैं, इसका कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन डिसऑर्डर्स के होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर में भी ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनमें सबसे पहले आती है आपकी फैमिली हिस्ट्री. अगर आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को, आपकी सिबलिंग में से, आपके पेरेंट्स में से, ग्रैंड पेरेंट में से या फैमिली में किसी को भी अगर ईटिंग डिसऑर्डर है तो आप में ईटिंग डिसऑर्डर के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. द सेकेंड वन इज़ अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़. अगर कोई पर्सन किसी ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में से गुजर रहा है या फिर अगर उसको किसी भी तरह का रिलेशनशिप ट्रबल्स आ रही हैं, सेल्फ इस्टीम लो है, तो ऐसे लोगों में ईटिंग डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. स्पेशली ऐसे लोग जो किसी ट्रॉमा से, स्ट्रेस से, एंजाइटी या डिप्रेशन में से गुजर रहे होते हैं, ऐसे लोगों की ईटिंग हैबिट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें ईटिंग डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. द थर्ड रिस्क फैक्टर इज़ डाइटिंग एंड स्टार्वेशन. डाइटिंग, वेट लॉस जो होता है उसको हमेशा पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जाता है.
अगर आप अपनी फैमिली में देखते हैं, अपनी फैमिली में, अपने पीयर्स में, अपने आसपास किसी भी इंसान को, अगर वो अपना वेट कम कर रहा है तो उसको सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसको बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने इस बिहेवियर को बढ़ाता जाता है। सिमिलरली आपके पास जो स्टारवेशन होती है, स्टारवेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल ईटिंग डिसऑर्डर के जैसे होते हैं। स्टारवेशन हमारे ब्रेन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है, उसकी वजह से हम में मूड चेंजेस, एंजाइटी और एपिटाइट बहुत रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फूड की जो नीड होती है वो बहुत कम हो जाती है और एनोरेक्सिया नर्वोसा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। The fourth and the major risk factor of eating disorder is the history of weight bullying. अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी वेट बुलिंग का सामना करना पड़ा है, अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में से कोई आपके वेट का मजाक बनाता है, आपकी बॉडी शेप का मजाक बनाता है, तो ऐसे पर्सन में ईटिंग डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस इज़ आल्सो द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप में ईटिंग डिसऑर्डर के रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आपको पास्ट में कभी ईटिंग डिसऑर्डर रहा है और आपने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर आप किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरेंगे तो आप में उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, पीयर्स एंड इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स सब कंट्रीब्यूट करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर बाय इंकरेजिंग द वेट लॉस। हर एक को चाहिए होती है एक परफेक्ट बॉडी शेप, हर एक को चाहिए होता है एक परफेक्ट बॉडी वेट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थेरेपीज़। इसमें आपके पास दो से ज़्यादा थेरेपीज़ को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पर्सन की बेटरमेंट के लिए। सबसे पहली थेरेपी जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, दिस वन इज़ टॉक थेरेपी, जिसमें साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट से सिंपली सेशंस करता है, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और उससे बात करता है, उसके प्रॉब्लम्स को शेयर करने की कोशिश करता है, उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करता है। द सेकेंड वन थेरेपी इज़ द फैमिली साइकोथेरेपी। फैमिली साइकोथेरेपी क्या करती है, ये हेल्प करती है कि आप रिकॉग्नाइज कर सकें और चेंज कर सकें अपनी अनहेल्पफुल थॉट्स को और अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न्स को। वो वाली थॉट्स, वो वाली सोचें, वो वाले ख्यालात जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रहे हैं, आप उनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उनको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपकी फैमिली को किस चेंज की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर से ये डिसऑर्डर कम हो सके। उसके बाद अगर हम लोग मेडिकेशन की बात करते हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर की स्पेसिफिक कोई मेडिकेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसे पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स और मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं। उनको एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके मूड को स्टेबल करने के लिए मूड स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। लास्ट थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो दिस वन इज़ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में एक डाइटिशियन से आपकी सेशंस करवाए जाते हैं, जो आपको समझाता है कि आपको अपना वेट किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले वो आपके वेट पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ओवर वेट हैं या आप अंडर वेट हैं तो आपके वेट को बैलेंस में लेके आते हैं। जब आपका वेट नॉर्मल होता है, आपके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप होती है, आप विलिंग होते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। स्टडीज़ में देखा गया है कि फैमिली साइकोथेरेपी और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग जब एक साथ काम करती हैं तो आपके पास पेशेंट में रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप खुद से किसी पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में अगर कोई पर्सन है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है, उसको इनसाइट नहीं है अपनी बीमारी के बारे में, उसको नहीं पता कि वो जो बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहा है या वो जो बिहेवियर शो कर रहा है वो ठीक है या गलत है, तो आप किस तरीके से ऐसे पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ईटिंग डिसऑर्डर की जो रिकवरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ईटिंग डिसऑर्डर में अगर आप किसी स्ट्रेस पीरियड में से गुजर रहे हैं तो आप में रिलैप्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर वो रिलैप्स में से गुजर रहा है, तो अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको उसके पास होना चाहिए। उसको जब भी आपकी नीड हो आप उसके पास रहें,
आप उसकी हेल्प करें। सेकेंड मेजर थिंग इज़ बी पेशेंट, सब्र से काम लें। उसकी जितनी भी रिकवरी है उसके दौरान सब्र से काम लें, क्योंकि बहुत दफ़ा ईटिंग डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उन की जो थॉट्स होती हैं वो बहुत रिजिड हो जाती हैं, उनको अपने बिहेवियर्स गलत नहीं लगते हैं। आप उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं? आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनको सुन के, लिसन टू देम, वो क्या कहते हैं। बेशक उनके ख्यालात गलत हैं लेकिन आप उनकी बात सुने। इस तरीके से क्या होगा, उनको सपोर्ट मिलेगी, उनको लगेगा कि उनके आसपास कोई तो है जो उनको समझता है, जो उनकी बात सुनता है। आप कोशिश करें कि आप उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको बाहर लेके जाएं, उनको सोशल ग्रुप्स में लेके जाएं, सोशल पार्टीज़ में लेके जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको इनकरेज करें, डिस्करेज ना करें, उनकी बॉडी का मजाक ना बनाएं। उनको अपने साथ किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ उनको लेके जाएं ताकि उनको अपना आप बेटर फील हो। ट्राई टू बिल्ड देयर सेल्फ इस्टीम, उनकी सेल्फ इस्टीम को डेवलप करने की कोशिश करें। उनको बताएं कि वो बहुत वैल्यू रखते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करें। आप उनको बताएं कि अगर आप उनको वैल्यू दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। उनकी अच्छाइयाँ याद करें, उनकी अच्छाइयाँ गिनें। इसकी वजह से क्या होगा कि वो लाइफ की तरफ वापस आएंगे और अपने डिसऑर्डर से फाइट कर सकते हैं। आप उनको इनकरेज करें ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर्स में बहुत सारे पेशेंट्स के थॉट्स बहुत रिजिड होते हैं। उनको लगता है कि उनके जो बिहेवियर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसे पैटर्न्स शो कर रहे होते हैं जो हमें ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ लीड करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत अंडरवेट अगर आप नहीं हैं, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से ऐसा नहीं लग रहा तो आप में ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। नहीं, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स नॉर्मल से हट के हैं तो इसका मतलब आप ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो ऐसे लोगों को इनकरेज करें कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, उसे मिलने के बाद आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप अपनी लाइफ की तरफ वापस आ सकें। इसमें हम बात करते हैं कि हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमें इस तरह की हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए ताकि हम इस तरह के डिसऑर्डर से बच सकें। सबसे पहले तो चूज़ अ हेल्दी डाइट, एक हेल्दी डाइट लें जो रिच ऑफ ग्रेन्स हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट ऑल्सो। सॉल्ट, शुगर, सैचुरेटेड फैट्स के जो यूजेस हैं उनको लिमिटेड कर दें। एक्सट्रीम डाइटिंग बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना वज़न कम करना है तो किसी डाइटिशियन या किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं। वो आपको एक डाइट प्लान क्रिएट करके देंगे जिसमें आपकी बॉडी के मुताबिक आपकी हर नीड पूरी होगी। से कभी भी बहुत ज़्यादा डाइटिंग या एक्सरसाइज मत करें। द सेकेंड वन इज़ डोंट यूज़ डाइटरी सप्लीमेंट्स। किसी भी तरह के लेग्जेटिव्स, किसी भी तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, 10 दिनों में अपना वेट कम करें, 5 दिनों में अपनी बॉडी को शेप में लेके आएँ। आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। यकीन माने अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। अल्लाह ताला की तख्लीक सबसे बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वेट लॉस करना है तो आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं, वो आपको हेल्प करेंगे। आपकी डाइट के अंदर से ही आपको चीज़ें बताएंगे कि आपको किस किस तरह से कौन कौन सी फूड लेनी है और आप अपना वेट कम कर सकते हैं। गेट इनफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन ज़्यादा नहीं। हर वक्त एक ही पैशन में इन्वॉल्व ना रहें। हर वक्त एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं होती है। चूज़ एक्टिविटी दैट यू इन्जॉय। इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आपका माइंड भी उस चीज़ में खुश होता है। अगर आपको किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, यू शुड सीक हेल्प। किसी प्रोफेशनल की, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको बॉडी इमेज से प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपने अंदर से बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत कॉमन होते हैं जो लीड करते हैं आपकी ईटिंग डिसऑर्डर्स को। तो आप ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मिरर के सामने कभी खड़े हों और आपको अपने अंदर बहुत सारे फ्लॉज नज़र आएँ
तो सिर्फ़ एक दफ़ा उन लोगों के बारे में सोचेगा जिनको अल्लाह पाक ने हाथ नहीं दिए, जिनको अल्लाह पाक ने पाँव नहीं दिए, जिनकी नेचुरली किसी किस्म की कोई हैंडीकैप्ड है। आप अल्लाह ताला का ढेरों शुक्र अदा करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।